नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। स्वागत है आपका बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में। भाजपा ने अपने हिसाब से बहुत मजबूत गठबंधन बनाया है। लोकसभा में उसके साथ रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी। इनके साथ अब जीतन राम मांझी भी जुड़ गए हैं। इससे भाजपा की ताकत बढ़ी है। अगड़ा, पिछड़ा और दलित तीनों का यह समीकरण है। फिर भाजपा के पास नरेंद्र मोदी के रूप में एक करिश्माई नेता है। इतनी मजबूती के बावजूद भाजपा गठबंधन की कुछ कमजोरियां भी है। उसने मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं किया है। तभी नीतीश कुमार के मुकाबले कौन चेहरा होगा, यह बहस चली हुई है। भाजपा गठबंधन की सहयोगी पार्टियों के नेताओं की महत्वाकांक्षा के चलते भी यह बहस बनी है। इसी तरह मंडल के दोनों मसीहा लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के एक साथ आने से मंडल 2 की राजनीति का अलग फच्चर बना है। इस पर भाजपा गठबंधन की पार्टियों में एक राय नहीं है। इसके नेता एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। उनका आपसी झगड़ा एनडीए के लिए घाटे का सौदा है। बहरहाल, अब आज के प्रोग्राम का आगे का ब्यौरा अजीत द्विवेदी से जानें। नमस्कार, मैं हूं अजीत द्विवेदी। भाजपा इस बार बिहार चुनाव को करो या मरो के अंदाज में लड़ रही है। उसके केंद्रीय नेतृत्व के लिए यह चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। तभी पार्टी ने सब कुछ झोंका है। तमाम बड़े दिग्गज नेताओं को चुनाव में लगाया गया है और 4 पार्टियों का मजबूत गठबंधन बनाया गया है। इसके बावजूद भाजपा नेता अपनी कमजोरियों को जान रहे हैं। उसके पास सर्वमान्य नेता से लेकर पूरे बिहार में जनाधार और मजबूत संगठन की कमी है। इस पर चर्चा करें, उससे पहले गौर करें इन सियासी चुनावी सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाजवादी पार्टी की चुनौती को खारिज करते हुए कहा है कि वो बिहार में कोई फैक्टर नहीं है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीतीश ने कहा कि उन्होंने मुलायम सिंह को मनाकर गठबंधन में रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने तो क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शरद यादव और लालू प्रसाद यादव उनको मनाने गए, लेकिन वो नहीं माने। अब वो पूरे प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अच्छी बात है। हर पार्टी अपना फैसला करने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि दूसरी तरफ नीतीश के सहयोगी लालू यादव ने कहा कि मुलायम सिंह से उनका रोटी बेटी का संबंध है, वो उनको मनाते रहेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से ये कह दिया है कि वो मुलायम सिंह के बयान पर कुछ नहीं बोलेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने जीतन राम मांझी को राजद, जदयू और कांग्रेस महागठबंधन में आने का न्योता दिया है। उन्होंने मांझी से कहा है कि उनको एनडीए में कुछ नहीं मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि भाजपा मांझी को कुछ नहीं देने वाली है, इसीलिए हम उनको न्योता देते हैं कि वो अपनी इज्जत बचाकर महागठबंधन के साथ आ जाएं। रघुवंश प्रसाद सिंह पहले भी मांझी को न्योता दे चुके हैं, लेकिन तब नीतीश कुमार की पार्टी ने इसका विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भरोसा जताया है कि अल्पसंख्यक समुदाय का वोट भाजपा को भी मिलेगा, क्योंकि अब उसके लोग भी विकास चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मतदाता लालू और नीतीश की जागीर नहीं है, जो उनका जब चाहे जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर लें। शाहनवाज हुसैन ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में विकास ठप हो गया है, जिससे यहाँ के युवा रोजगार के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में सभी सहयोगी पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा 1-2 दिन में कर लिया जाएगा। सीट बंटवारे पर आगे बातचीत करने के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी दिल्ली आ गए हैं। मांझी की पार्टी के साथ जुड़े 13 विधायकों की सीट को लेकर भाजपा के साथ खींचतान चल रही है। बताया जा रहा है कि मांझी और पासवान के बीच का विवाद सुलझा लिया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा है कि सीटों का बंटवारा होते ही एनडीए का कुंभा बिखर जाएगा। अब पेश है चुनावी सरगर्मी के बीच पार्टियों और नेताओं के बारे में इधर उधर से छाटी गई कानाफूसी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बिहार में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे या नहीं, इसे लेकर सस्पेंस बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह के गठबंधन से अलग होने के बाद ममता और केजरीवाल दोनों प्रचार में जाने की योजना पर फिर से विचार कर रहे हैं। ममता की पार्टी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने ऐसे संकेत दिए हैं कि शायद ममता बनर्जी प्रचार के लिए नहीं जाएंगी। इसी तरह केजरीवाल खेमे में भी माना जा रहा है कि सरकारी कार्यक्रम के लिए बिहार जाना तो ठीक था, लेकिन प्रचार के लिए जाना ठीक नहीं होगा। उनके पुराने
हमारे साथी योगेंद्र यादव अभी से उनका नाम लालू प्रसाद से जोड़ने लगे हैं। इससे केजरीवाल को अपनी छवि का संकट दिख रहा है। हालांकि इन दोनों पार्टियों और नेताओं का बिहार में कोई आधार नहीं है, लेकिन दो अच्छी छवि वाले मुख्यमंत्रियों के प्रचार में आने से माहौल बनाने में मदद मिलती है। मुख्यमंत्री पद के दावेदार के मुद्दे पर भाजपा दबाव में है। पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर विचार हो रहा है। तभी केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पार्टी का संसदीय बोर्ड जल्द ही इस बारे में फैसला करेगा। संसदीय बोर्ड का फैसला वही होना है जो अभी दिख रहा है। भाजपा बिना दावेदार घोषित किए लड़ेगी। इससे अति पिछड़ा वोट समूह में कंफ्यूजन बना है। सवर्ण मतदाताओं ने मान लिया है कि उनका मुख्यमंत्री नहीं बनना है, लेकिन अति पिछड़ा समूहों की ओर से दावेदारी कायम है। 6 बार विधायक रहे प्रेम कुमार ने खुलकर अपनी दावेदारी की है। दूसरी ओर भाजपा अभी तक अपना पिछड़ा नेतृत्व ही दिखाती रही है। इसमें वैश्य और यादव मुख्य हैं। मांझी, कुशवाहा और पासवान के बारे में भी यह मैसेज है कि ये मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं। इसलिए जिन पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों में भाजपा पैठ बनाना चाहती है, उनमें अभी कंफ्यूजन है और भाजपा नेता इस बात को समझ रहे हैं। अब एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद भाजपा और उसके गठबंधन की ताकत और कमजोरियों पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं घोषित किया है। उसका अपना जातीय समीकरण सवर्ण और वैश्य का रहा है। पूरे प्रदेश में उसने इससे पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा है। हमेशा उसका गठबंधन सामाजिक न्याय वाली पार्टियों के साथ होता रहा है। इस बार उसकी सहयोगी पार्टियों में खींचतान भी मची है। इन पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे पर हमला बोला है तो एक दूसरे के उम्मीदवारों को हराने का संकल्प भी जताया है। इस पर आज हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा से बात की है। पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, 4 पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ रही हैं, तो वो एक ताकतवर गठबंधन है। उनके पास जातीय समीकरण है, उनके पास केंद्र की सरकार है, उनके पास नरेंद्र मोदी के रूप में एक करिश्माई व्यक्तित्व है। ये उसकी ताकत है। कमजोरी भी उसकी कुछ है। वो भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार उसने नहीं घोषित किया, जबकि दूसरी तरफ से नीतीश कुमार आ गए। इस तरह की कुछ कमजोरियां भी हैं। इस ताकत और कमजोरी को आप किस तरह तौलते हैं? आप जिसको कमजोरी मान रहे हैं, हमने दिखाया है। जैसे हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, क्योंकि पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक डिसाइड करती है कि उसे किसी को प्रोजेक्ट करना है, नहीं करना है, करना है तो किसको करना है। और ये हमारी ताकत साबित होती है, क्योंकि वहां भी हम नरेंद्र मोदी को लेके गए। नरेंद्र मोदी का मतलब नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं है, नरेंद्र मोदी के इश्यूज क्या है? इश्यूज डेवलपमेंट है। अगर हम बात करें, अगर अलायंस की आप बात करते हैं, आप बताते हैं कि एनडीए अलायंस जिसको आप आज मजबूत देख रहे हैं, तो मजबूत का मतलब है कि बिहार के मैक्सिमम लोग इस अलायंस के प्रति विश्वास से देख रहे हैं। तभी लोग आए, क्योंकि हमने तो मंडल कमंडल की बात ही नहीं की। हमने बोला डेवलपमेंट इशू है। चाहे वो 2005 के चुनाव में भी डेवलपमेंट इशू था, आपको पता है नीतीश जी एनडीए के लीडर थे। हमने उस समय विकास की बात की, जंगल राज के खिलाफ बात की, नीतीश जी भी हमारे साथ थे। अब उन्होंने एक यू टर्न लेके जंगल राज के साथ हाथ मिला लिए। आपको पता है कैसे बिहार ने समय समय पर जाति धर्म सबको तोड़कर एक दिखाया है कि बिहारी होने के नाते देश को कहाँ जाना चाहिए। जेपी आंदोलन की बात करिए, चाहे वीपी सिंह के समय की बात करिए, चाहे फिर अभी के चुनाव की बात करिए 2014 की, सारे जातीय समीकरण टूट गए थे। बीजेपी ने सीएम का कैंडिडेट इसलिए नहीं घोषित किया क्योंकि वो फिर एक तरह से जिसको आप घोषित करेंगे उसकी जाति फिर आएगी, फिर दूसरी जातियों के भड़कने का खतरा है, इस वजह से नहीं घोषित किया है। तो ये तो एक कमजोरी है जिसकी वजह से आप ऐसे घबरा रहे हैं। आपका बोलना वाजिब है, आप पत्रकार हैं, लेकिन इसको हमारे नजरिए से अगर आप देखें तो हमने एक रेखा खींची है डेवलपमेंट की, विकास की। इशू जीतेगा, उसके बाद कोई भी मुख्यमंत्री बनता है उस एजेंडा को पूरा करेगा। चाहे वो एक्स हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है बने, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि मुख्यमंत्री इन्हीं में से कोई बने या इन्हीं में से कोई ना बने, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इशू को जीतना चाहिए। और बिहार की जो रेखा खींची हुई विकास की, इस इशू पर अगर वोट पड़ता है तो किसी को भी नरेंद्र मोदी चुन देंगे तो नेचुरली वो डिलीवर करेगा, क्योंकि एजेंडा एकदम क्लियर है। वहां लोग पूछ रहे हैं कि आपका मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है, और जेडीयू आरजेडी दोनों इसको इशू बना रहे हैं कि आपके पास नेता ही नहीं है, कोई चेहरा नहीं है हमारे नीतीश कुमार के आगे प्रोजेक्ट करने के लिए। लेकिन नीतीश जी का चेहरा जो है, अजीत जी, एक समय बड़ा अच्छा चेहरा था। सब लोग सोचते थे नहीं ये बिहार को डेवलप करेंगे, बिहार के मसीहा बन सकते हैं। लेकिन आज नीतीश जी का चेहरा क्या वही चेहरा है? आज नीतीश जी कहाँ हैं? आज तो ये लालू वर्सेस बीजेपी होने जा रहा है ये फाइट जो है, क्योंकि लालू, आपने देखा वो स्वाभिमान रैली में लालू जी ही दिखे,
हर कोई को मालूम है कि नीतीश जी का जो वीक पॉलिटिकल बेस है, क्या नीतीश जी इस पोजीशन में होगा? अगर मान लीजिए थोड़ा अब एक्सेप्ट भी कर लीजिए कि वो जीतते हैं, तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे ये भी गारंटी नहीं है। मुख्यमंत्री बने तो लालू जी उनकी खिंचाई नहीं करेंगे और अपना एजेंडा नहीं करेंगे। ये जनता बिहार की बहुत तेज, आपको पता है, पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है बिहार की जनता, और उनको पता है क्या हो रहा है। इसलिए नेता नीतीश जी हैं तो हमारे लिए अच्छा है। ये वही व्यक्ति है जो हमने बात की थी कि आपने धोखा दिया, धोखा दे के आप एजेंडा ही भूल गए। किस लिए, क्या आप करना चाहते थे? मैंने एक एम्बिशियस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म या अपॉर्चुनिस्ट सेकुलरिज्म, क्या करना चाहते थे आप, ये बताइए। नहीं तो ये अब सीएम, आप मान लीजिए, आप जैसी बात कर रहे हैं कि वो एक हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं, आप नहीं मान रहे हैं कमजोरी। उसके बाद दूसरी कई चीजें हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो पिछले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने खुद ही अपनी सभा में कहा कि भाजपा को सवर्ण और बनियों की पार्टी कहा जाता था। तो बेसिकली पार्टी को अभी भी जो कास्ट का इक्वेशन है उसका वो इन्हीं 2-3 सवर्ण और वैश्य और इसी तरह की पार्टियों का रहा है। मेजर जो मंडल की जातियां हैं या दूसरी अति पिछड़ी जातियां, उनके बीच में आधार नहीं रहा है। उसको कैसे खत्म करें, उसको कैसे कोप करने हैं? देखिए, एक समय था जो बीजेपी को बोला जाता था ब्राह्मण बनिया की पार्टी, वो पिरामिड उल्टा था। अब जो है पिरामिड काफी बढ़ गया। एक समय आया जब मिडिल क्लास की पार्टी बोला जाता, मिडिल क्लास में सब आए, यादव भी आए, कुर्मी भी आए, सारे कास्ट के लोग आए। और अब जाके बहुत बृहद, अगर 2014 की आप मापदंड को माने तो इसका बेस काफी बढ़ चुका है। हर पार्टी चूंकि कास्ट को एनालाइज करती है, उस मुताबिक टिकट देती है, तो कास्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो कौन सा फैक्टर है जो सबसे अहम है? न्यूट्रलाइज होने के बाद वो फैक्टर है डेवलपमेंट का, और यहाँ बीजेपी बहुत जबरदस्त स्कोर करती है। नहीं तो वो नीतीश कुमार भी वही स्कोर करते हैं। उन्होंने भी अपना एक ब्रांड सुशासन, विकास और बिहार में पिछले 10 साल में जो चीजें बदली हैं, सुशासन था जब हमारे साथ थे। पिछले 10 साल में जो चीजें बदली हैं, बिहार के लोग एक लेवल पर उसका क्रेडिट तो नीतीश कुमार को ही देते हैं ना। सड़क हो, बिजली जब बदली है, जो हमारे साथ अलायंस नहीं तोड़ा था उन्होंने, उस समय का ट्रैक देख लीजिए, उसके बाद का देख लीजिए, फिर से जंगल राज की ओर बढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि अगर हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो इनका आइडियोलॉजी ही जंगल राज है। नीतीश जी सिर्फ 10 साल का नहीं देंगे हिसाब, वो तो 15 साल को आत्मसात कर चुके हैं लालू जी का, तो उनको 25 साल का हिसाब देना है। जो सोशल इंपावरमेंट हुआ, जो पिछड़ी जातियां आगे आई, उनके हाथ में सत्ता आई, फिर उसके बाद जो 10 साल आपके साथ रह किया, कैसे भी जो विकास के काम हुए, इन सब का कोई क्रेडिट उनको नहीं मिलना है। देखिए, सोशल इंजीनियरिंग तो बीजेपी ने भी किया ना, आपको पता है ना। इंपावरमेंट, सोशल इंजीनियरिंग के बाद ही इंपावरमेंट होगा ना। सोशल इंपावरमेंट अगर हमें नहीं है तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बताइए, बैकवर्ड कास्ट के लीडर है। कल्याण सिंह होते थे, हमारे यहाँ होते हैं, अभी भी होते हैं। उमा भारती हमारे यहाँ होती है। तो हमारे यहाँ क्या बैकवर्ड कास्ट लीडर नहीं है? हमारे यहाँ क्या दलित लीडर नहीं है? आप दलित महादलित की बात करिए, अगर कास्ट एनालिसिस करिए तो हमारा तो आप पार्लियामेंट एनालाइज कर लीजिए, आप असेंबली एनालाइज करिए, सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हमारा है। तो वो जमाना चला गया कि बीजेपी ब्राह्मण बनिया की पार्टी है। ये सारे समाज के लोगों को आत्मसात कर चुकी है और डेवलपमेंट एजेंडा पर सबको जोड़ने की कोशिश कर रही है। आप कोशिश कर रहे हैं कि आप कमंडल वर्सेस मंडल करिए, ये नहीं चलने वाला। एक आखिरी कमजोरी जो हमको दिख रही है, उस पर आप बताएंगे, वो अलायंस के बीच में एक तालमेल नहीं होना, एक कोहेसिव, आप जैसे पहले दिख रहा था, अचानक से वो जीतन राम मांझी ने पासवान को अटैक कर दिया, वो उपेंद्र कुशवाहा के लोग, उनको भी ज़्यादा सीटें चाहिए होंगी, फिर मतलब एक दूसरे के कैंडिडेट को हराने का संकल्प किया। लोजपा ने कहा कि हम उनके अमुक कैंडिडेट को हरवाएंगे, मांझी ने कहा कि मैं नेता हूं, वो नेता नहीं। इस कंट्राडिक्शंस को कैसे दूर करेंगे? देखिए, कंट्राडिक्शन खुद ही रिजॉल्व हो जाएगी, टाइम आने दीजिए, चुनाव अनाउंस होने दीजिए, जब सीटों का बंटवारा होगा कंट्राडिक्शंस रिजॉल्व हो जाएंगे। उसके पहले की रस्साकस ये एक अलायंस पार्टनर दूसरे अलायंस पार्टनर के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन जो मेन अलायंस पार्टनर है बीजेपी, उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आपस में बैठ के रिजॉल्व हो जाएगी। ये कोई आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है डेवलपमेंट वाले इशू पे सब साथ हैं, बाकी छोटा मोटा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। सुदेश जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बिहार की राजनीतिक तस्वीर बताने वाले कुछ आंकड़ों पर नजर डालेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 102 सीटों पर लड़ी थी। इस बार वह ज्यादा सीटों पर लड़ रही है। वह गठबंधन की बड़ी पार्टी है और उसे अपनी 3 सहयोगी पार्टियों के साथ सीटों के बंटवारे के बाद सीटों के नाम तय करने हैं। तीनों सहयोगी पार्टियों के नेताओं का कुछ खास इलाकों में असर है। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के नतीजों से यह भी दिखा है कि भाजपा का असर भी कुछ इलाकों में बहुत कम है। सो उसके लिए भी सीटों का बंटवारा रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। उसे अपनी
और सहयोगी पार्टियों की ताकत के हिसाब से इलाकावार सीट बांटना चाहिए। सो आज हम आपको एनडीए के मजबूत असर वाले तिरहुत प्रमंडल में एनडीए के सीट बंटवारे के बारे में बताएंगे। एनडीए में सीट बंटवारे और उसके बाद सीटों के नाम तय करने की माथापच्ची चल रही है। असल में राजद, जदयू और कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले एनडीए में सीटों का बंटवारा बहुत जटिल नहीं है। इसका कारण यह है कि पिछली बार एनडीए की सिर्फ 2 पार्टियों ने ही चुनाव लड़ा था। जदयू के साथ मिलकर भाजपा लड़ी थी और राजद के साथ मिलकर लोजपा लड़ी थी। उस समय उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी दोनों जनता दल यू में थे। बहरहाल तिरहुत प्रमंडल भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे अहम है। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली इसके मुख्यालय मुजफ्फरपुर में हुई। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले हैं, जिनमें विधानसभा की कुल 50 सीटें हैं। 2010 के चुनाव में इनमें से 48 सीटों पर भाजपा और जदयू गठबंधन की जीत हुई थी। मुजफ्फरपुर जिले में कुल 11 सीटें हैं। इनमें से भाजपा 4 पर लड़ी थी और 4 जीती थी। इन जिलों की 2 सीटों कुढ़नी और मुजफ्फरपुर में लोजपा दूसरे नंबर पर रही है, इसलिए उसकी दावेदारी 2 सीटों की है। लेकिन ये दोनों सीटें उसको नहीं मिलेंगी। मुजफ्फरपुर में भाजपा 8 सीटों पर लड़ सकती है। 1 सीट रालोसपा के लिए छोड़ी जाएगी। वैशाली जिले में विधानसभा की 9 सीटें हैं, जिनमें से 4 पर पिछली बार भाजपा जीती थी। भाजपा की मौजूदा सहयोगी लोजपा 3 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। इसमें 1 सीट भाजपा जीती है, सो लोजपा की मांग 3 सीटों की है। भाजपा उसे 2 राजा पाकड़ और हाजीपुर की सीट दे सकती है। इस इलाके में उपेंद्र कुशवाहा का भी असर है, इसलिए उनकी मांग भी 2 सीटों की है। मांझी की पार्टी भी 1 सीट पर लड़ना चाहती है, सो हो सकता है कि भाजपा 4 या 5 सीट पर लड़े और बाकी सीट सहयोगियों के लिए छोड़े। पूर्वी चंपारण में 11 सीटें हैं, जिसमें से 6 पर भाजपा जीती थी, पर बाद में चिरैया सीट पर उपचुनाव में वह हार गई। फिर भी 6 सीटों पर भाजपा जरूर लड़ेगी। बाकी 5 में से 2 सीट लोजपा को और 1 सीट रालोसपा को मिल सकती है। मांझी की पार्टी भी 1 सीट की मांग कर रही है। पश्चिमी चंपारण की 9 सीटों में से 4 पर भाजपा जीती थी, वह इन 4 सीटों पर लड़ेगी और एक निर्दलीय विधायक दिलीप वर्मा उसके साथ आए हैं, तो वह सिकटा सीट भी अपने खाते में लेगी। बाकी 4 में से एक निर्दलीय विधायक मांझी की पार्टी के साथ है, तो वह सीट उनको मिलेगी। नौतन पर लोजपा दूसरे नंबर पर थी, तो वह सीट उसे मिल सकती है। बची हुई 2 सीटों में से एक भाजपा रखेगी और एक रालोसपा को दे सकती है। सीतामढ़ी की 8 सीटों में से 4 पर भाजपा जीती थी और लोजपा 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। इसमें एक भाजपा की जीती बथनाहा सीट भी है, सो लोजपा 2 सीटों की मांग करेगी। लेकिन रालोसपा का सांसद होने की वजह से उसकी मांग ज्यादा सीटों की होगी, सो भाजपा उसके लिए 3 सीट छोड़ सकती है। शिवहार में विधानसभा की सिर्फ 1 सीट है, जिस पर भाजपा के लड़ने की संभावना है। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas के मेरे अकाउंट पर ट्विटर करके जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।